दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सब जानते हैं, सब भारत की राजनीति में तमाम तरह के उतार-चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहे हैं और प्रतिदिन देखने को मिल रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा की जो कार्रवाई लगातार स्थगित की जा रही है, लगातार वहाँ पर हंगामा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार चल रहा है। और खास तौर से इस बार तो ये देखा जा रहा है सत्ता पक्ष ज़्यादा हंगामा कर रहा है विपक्ष की तुलना में। और ऐसे में सदन बैठता है लेकिन कुछ ही मिनट के बाद वह स्थगित हो जाता है। तो ऐसे में राज्यसभा का जो विषय है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है इस सत्र के अंदर। और विपक्ष लामबंद हो गया है राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। ऐसे में यहाँ एक गौरतलब है कि पहली बार हुआ है राज्यसभा के इतिहास में कि उसके सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। हालांकि विपक्ष के पास उतनी बड़ी संख्या नहीं है कि वह अपना विश्वास प्रस्ताव पारित करा ले, लेकिन यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि पहली बार किसी भी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ पहली बार विश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो ये बड़ी बात है। आखिरकार ऐसा कारण क्यों बना, ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ विपक्ष लामबंद हो गया। कि जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हमारी बात सुनी नहीं जाती है, हमें अपनी बात कहने का पूरा अवसर नहीं दिया जाता, तो तमाम तरह के जो अविश्वास हैं वह प्रकट कर रहे हैं अपनी बातों के द्वारा, अपने बयानों के द्वारा विपक्ष के नेता जगदीप धनखड़ के खिलाफ। वहीं सत्ता पक्ष लगातार जगदीप धनखड़ के फेवर में अपने बयान जारी कर रहा है। लेकिन यह विषय तो महत्वपूर्ण हो ही चला है कि आखिरकार ऐसे कौन से कारण थे कि जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के सभापति हैं, उन खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष एकजुट हो गया है। जबकि ऐसा माना जा रहा था कि विपक्ष कहीं न कहीं अडानी के मुद्दे पर आपस में एकता की कमी उनके अंदर आ रही है। लेकिन इस मुद्दे ने दोबारा से विपक्ष को एकजुट कर दिया है और जगदीप धनखड़ इतिहास के पहले ऐसे सभापति बनकर सामने आ गए हैं जिनके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आज इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी जी लखनऊ से जुड़े हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो मुकुल जी, जैसे कि आप भी देख रहे हैं कि लगातार सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है। कहीं अडानी का मुद्दा, कहीं जॉर्ज सोरेस का मुद्दा, कहीं जगदीप धनखड़ के खिलाफ विश्वास विपक्षी दलों का, तो तमाम तरह के मुद्दे इस बार सत्र में छाए हुए हैं। और कहीं भी सदन का गतिरोध टूटता नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं भी सदन में जो कार्रवाई चलती दिखाई नहीं देती है। तमाम तरह के विरोधाभास स्वर लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में लगातार हो रहे हैं। ऐसे में जगदीप धनखड़ की जो कार्यशैली है, जो कार्य पद्धति है, उसके खिलाफ विपक्ष लामबंद है। वह उससे असंतुष्ट नजर आता है और बड़े कड़े शब्दों में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर दी है। कड़े शब्दों में इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि पहली बार राज्यसभा के इतिहास में किसी भी सभापति के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाया जाए, तो एक बड़ी घटना है भारतीय अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से बात करें, राज्यसभा के इतिहास के संदर्भ में अगर बात करें, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां का निर्माण हो गया कि पूरा विपक्ष एकजुट हो गया इस पूरे मुद्दे पर। आपको क्या लगता है, क्या आप पूरे इस विषय को किस तरह से आप देख पाते हैं मुकुल जी? देखिए सभी दर्शकों और प्रशांत जी आपको मेरा नमस्कार। देखिए ये चीजें आज की एक दिन की नहीं है कि अचानक से विपक्ष को इस चीज के लिए एकजुट होना पड़ा या प्रस्ताव लाना पड़ा। ये चीजें काफी समय से चली आ रही, जब से धनखड़ जो उपराष्ट्रपति पद पे बैठे हैं और जब से उन्होंने सदन संभाला है, ये लगातार लगातार विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे, जिसके लिए ये प्रस्ताव दिया गया है। आपको याद होगा कि चाहे वो लोकसभा इलेक्शन का मामला हो, चाहे वो राजस्थान इलेक्शन का मामला हो, चाहे पश्चिमी बंगाल में जब ये थे, इन्होंने लगातार जो केंद्र सरकार है उसके साथ, जबकि ये एक ऐसे संवैधानिक पद पे हैं जहां पे ये किसी के पार्टी और गुट के लिए काम नहीं कर सकते, भले ही वो उस पार्टी से संबंध रखते हो। लेकिन इनकी कार्यशैली लगातार विपक्ष को ना बोलने देना, उसको सीधे सीधे कार्रवाई से बाहर कर देना, उसको इतिहासी से जो सदन का एक इतिहास सजोया जाता है, उन चीजों पे अगर कोई विरोध होता है या अडानी का नाम आता है, किसी भी अगर बीजेपी के जो पूर्व नेता है या अगर प्रधानमंत्री का नाम लिया जाता है, खटाक से उसको बाहर कर देते हैं। बाहर करने पे चीजें देखिए यूट्यूब और इन सब चीजों में तो रही जाती है, आप उसको तो नहीं, लेकिन जो आज से 50 साल बाद अगर कभी कोई चीज खोजी जाएगी कि 2024 में क्या हुआ है, तो उसकी कोई रिकॉर्ड आपको सदन में नहीं, संसद में नहीं मिलेगा। इसी से परेशान होकर देखिए, राहुल गांधी बोले तो बुरा, टीएमसी का कोई बोले तो, अब इस मामले में टीएमसी के भी लोग सामने आए। हालांकि उन्होंने बाद में बहिष्कार कर दिया, वो बाहर निकल गए सारे लोग, लेकिन उस वक्त उन्होंने सबने सहमति दी। जाहिर बात है कि लोगों को ये लगता है उनकी कार्यशैली, अगर किसी को आप आंख में पट्टी बांध के सिर्फ टीवी चलवा दिया जाए और उससे कहा जाए आप सदन की कार्रवाई देख लीजिए, तो
इनका जो पूरा अब तक का जो कार्यकाल है वो लगातार विवादों में रहा है, और ऐसी ऐसी टिप्पणियां करते हैं, कभी इनके दिल में दर्द हो जाता है, कभी ये अपने ऊपर नहीं देखते कि वो किस कुर्सी की गरिमा होती है। और कुर्सी, अगर कहीं कुर्सी पे प्रश्न चिन्ह लगे तो जाहिर बात है फिर वो आदमी गलत है या वो आदमी का बर्ताव गलत है। जाहिर बात है कि होगा कुछ नहीं, संख्या बल में बहुत पीछे विपक्ष है। राज्यसभा में मौजूदा 237 सदस्यों में एनडीए के 119 है। इसमें 6 मनोनीत जो सदस्य इनको जोड़ लीजिए तो टोटल संख्या 125 की हो जाती है, जो बहुमत से ज्यादा है। वहीं इंडिया के 88 इनके मेंबर हैं, जबकि 24 सदस्य उन दलों के हैं जो एनडीए के साथ कभी रह चुके हैं। इनमें वाईआरएस के 8, बीजेडी बीजू जनता दल के 7, बीआरएस के 4, अन्ना द्रमुक के 3 और बसपा और एमएनएफ के 1-1 है। तो जाहिर बात है अगर इन सबको जोड़ भी लिया जाए तो वो पीछे है। लेकिन आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव किसी चेयर के खिलाफ आया है, वो भी उपराष्ट्रपति के खिलाफ। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। आज प्रशांत जी, अगर आप सोचिए सरकार के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आता तो क्या इतनी चर्चा होती? बिल्कुल नहीं होती। और जब भी अगर जो मुद्दे भारत से जुड़े हैं, भारत के इंटरनल चीजों से जुड़े हैं, उसपे सरकार से पहले धनखड़ जी का बैकफुट पे खेलना, वो उस गेम को प्लेड कर देते हैं और कहते हैं छोड़ो, हम छोड़ दे रहे हैं। फ्रंट फुट पे उसको लेते नहीं है कि हम इसका जवाब दें या जवाब देने की सरकार से कोशिश करें। अगर आप उसमें एक कदम पीछे हट के आप उसको हर बार एक कदम पीछे हटेंगे तो क्या विपक्ष की फिर भूमिका रह गई जिस चीज के लिए आज ये संघर्ष किया जा रहा है? विश्वास मानिए, ये जब राज्यपाल थे तब भी ये बहुत चर्चा में रहते थे। इनको जब उपराष्ट्रपति बनाया गया तो इनका जो, दोनों मैं सदनों की बात करूंगा, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, दोनों के जो मुख्य कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं वो कभी उनकी स्पाइनल कभी स्ट्रेट नहीं दिखी। आपने देखा होगा जैसे ही ज्वाइन करते हैं, जब इनका नाम घोषित किया जाता है तो ये इनकी स्पाइनल स्ट्रेट होनी चाहिए, ये झुक जाते हैं और झुकते एक शख्स के खिलाफ है। सामने जब वो आते हैं प्रधानमंत्री तो उनके सामने वो झुक जाते हैं। तो ऐसा झुका हुआ अगर अध्यक्ष की कुर्सी पे आप बैठे हैं और आप इस तरह का बर्ताव अगर एक सत्ता दल के जो शीर्ष स्तर पे एक प्रधानमंत्री का पद, आप उससे भी ऊपर है भाई। सदन में आपका पहला नंबर है, आप जिसको चाहे उसको बोलने दे सकते हैं, आप जिसको चाहे उसको रोक सकते हैं, लेकिन आप लगातार प्रभाव जो अपना प्रहार है वो अगर विपक्ष पे ही डालते रहेंगे तो जाहिर बात है एक ना एक दिन ये आएगा। होगा कुछ नहीं, लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा गलत गया है। और कायदे से अगर आप किसी कुर्सी पे हैं प्रशांत जी, और अगर दोनों को आपको देखना है, दो पक्षों को, और एक पक्ष अगर आपके ऊपर विश्वास ही ना करे, जैसे अक्सर जजों में होता है कि कोर्ट में अगर मान लीजिए एक पक्ष कहता है मुझे आपसे उम्मीद नहीं है, तो वो कोर्ट पूरा केस ट्रांसफर कर देती है दूसरे में। यहां वो स्थिति नहीं है, लेकिन इनको क्या सदन में रह पाएंगे? ये क्या सदन में रहना इनका जो वो है, आत्मचिंतन करके क्या सोचेंगे? इनको कष्ट बहुत होता है, लेकिन इनको तो कायदे से हट जाना चाहिए कि भाई किसी ऐसे आदमी को लाइए जो दोनों पक्षों को सुने। ये चीज जताने के लिए, दिखाने के लिए अडानी एक ऐसा विषय है जो वास्तव में आज की डेट में कांग्रेस के पास एक हॉट टॉपिक है और बीजेपी के पास सोरोस आ गया है। दोनों बिजनेसमैन है और दोनों बिजनेसमैन एक एक दोनों पार्टी ने पकड़ रखा है। वो अगर अडानी को लेके अगर प्रहार करते हैं तो वो सोरोस पे आते हैं कि जो सोरोस जो सोनिया गांधी के साथ थे, उन्होंने फोन किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने फंडिंग ली। लेकिन इन सब का कोई प्रमाण नहीं है। अगर प्रमाण होता और जिस तरह से आरोप लगते हैं तो आज 11-12 साल की सरकार हो गई। आप 11 साल की सरकार हुई है, 11वें में चल रही है। ऐसे लोगों को तो आपको जेल में डाल देना चाहिए। अगर कहीं से आप उसको, सोरोस को कहते हैं कि देशद्रोही, देश के सरकार को अस्थिर करने का कर रहा है प्रयास, आप अमेरिका से भी पंगा ले रहे हैं, व्हाइट हाउस को जवाब देना पड़ जा रहा है। तो भारत में एक जांची तो चाहिए। अगर अडानी के खिलाफ अगर आप जेपीसी बनाते हैं, जाहिर बात है उस पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। डर किस बात का है? इतने आरोप लग गए, आपको याद होगा अमेरिका से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब आरोप लगे,
सेबी के ऊपर आरोप लगे, उसके बाद कोल माइन में आरोप लगे, बांग्लादेश वाले में आरोप लगे, जो इनके शेयर थे, जो घूस देने की बात हुई, उसमें आरोप लगे। विश्वास मानिए, जब अमेरिका में जो जांच हो रही है, उसमें जो हमारे यहाँ चार्जशीट कहा जाता है, वो चार्जशीट दायर हो गई है। और जब चार्जशीट दायर हो गई, तो अगर विपक्ष कह रहा है कि इस पे जांच कराई जाए, क्योंकि देश की बदनामी हो रही है। श्रीलंका में बवाल हो गया इनके खिलाफ साउथ अफ्रीका का कंट्री था, उसमें बवाल हो गया, जिसने इनका सारा कैंसिल कर दिया। बांग्लादेश में तो खैर स्थिति बहुत बुरी है ही, ऑस्ट्रेलिया ने इनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया, वहां भी विरोध होने लगा। तो जब लगातार आपका विरोध हो रहा है और एक बिजनेसमैन का हो रहा है, जिससे देश की छवि, आप ये बताइएगा, अगर इस तरह से अडानी की चीजें सारे देश विरोध करने लगेंगे, तो माफ कीजिएगा, और एक मैसेज ये चला जाएगा कि भारतीय उद्योगपति घूस बांटते हैं। ये कितना बुरा मैसेज है। अन्य जो देश में काम कर रहे हैं बड़े उद्योगपति, वो फिर फॉरेन फंडिंग लाएंगे कहां से? और ये इस चीज को आगे न बढ़ने के लिए कोई जांच नहीं चाहते कि इस चीज को जहां पे जहां है वहां रोक दिया जाए। जो सत्ता पक्ष है वो चाह रहा है कि इसकी कोई जांच ही ना हो। उसमें जो ये मददगार है, वो दोनों अध्यक्ष हैं। आप विपक्ष की सुन ही नहीं रहे। आप दूध का दूध, पानी का पानी करिए। आप कहते हैं अडानी ने जो घूस दी वो 4 स्टेट में दी। अरे तो 4 स्टेट में दी, तो आप खुद बताइए कि चारों स्टेट में कहां किसकी सरकार थी? कांग्रेस की कहां पे सरकार है? जिस जगह थी, आज वो सब आपको, उस वक्त आपको बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे थे। तो चीजों को, चंद्रबाबू नायडू को आप पकड़िए, चाहे आप वो जब जब वहां पे थे तो उन्होंने क्या किया, जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्या किया, वो तब भी आपको सरकार में रहते हुए भी केंद्र में बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। बीजेपी की बात करिए तो बीजेपी भी वही काम कर रही थी। आप जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार थी, सरकार क्या थी, वो तब इनका राज्यपाल था, गवर्नर तो वही थे। तो इन चीजों को अगर आप एक उसमें देखिए, तो कांग्रेस तो एक स्टेट में आती है, उसमें भी क्या उनका हैसियत है, आप जान डालिए सबको जेल में। लेकिन आप कार्रवाई तो करिए, जेल में तो ना डालिए, आप कम से कम एक स्टार्ट तो करिए। हाँ, स्टार्ट करने में दिक्कत ये हो जाती है कि सारे अधिकारी से लेके ऊपर तक सबके नाम उजागर होंगे, और उस रिपोर्ट में तो बाकायदा स्टेट और स्टेट के बाकायदा चीफ मिनिस्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, जो चार्जशीट लगी है। जो अडानी का भतीजा है, उसका जब मोबाइल और ये सारी चीजें जब्त की गई है, तो उसमें बाकायदा डिजिटल पूरा एविडेंस उसका, है। हाँ, पूरा एविडेंस है। और वो एविडेंस ऐसा नहीं कि अब छुपा कहीं है, वो यूट्यूब और उस पर पूरा वायरल हो चुका है। इतना सब होने के बाद भी आपकी आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है कि आप इतना शेल्टर दे रहे हैं? और चीजें तो यहां तक आ रही है कि कोल को लेके जो इनका गड्ढा में जो एक $2 अरब का जो इनका प्रोजेक्ट लगा है, जिससे बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रहे थे, बांग्लादेश ने बंद कर दिया। इनका कितने हजार करोड़ रुपए का बिल अभी दिया ही नहीं, वो कहेंगे हम देंगे भी नहीं। वो सारा उन्होंने पूर्व की सरकार पे कर दिया कि उनकी मर्जी थी, वो दे कि ना दे। पूरे बांग्लादेश की 10% बिजली अडानी सप्लाई सप्लाई कर रहे थे, तो 10% मायने रखता है। और इनके ऊपर जो लगा है, फिर कह रहे हैं एनटीपीसी को देंगे। फिर अभी एक इन्होंने प्रस्ताव केंद्र सरकार में भेजा है कि हम चूंकि एक्सपोर्ट यूनिट है, तो स्पेशल जोन में हमारा लगाया गया, तो हमको कोल पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको माफ कर दिया जाए। तो ये चीजें लगातार चल रही है कि सरकार से आप जितना फायदा लेना चाहे, आप लेने की कोशिश कर रहे हैं। होना ना होना अलग बात है, लेकिन अभी तक तो आप सफल ही हुए बिल्कुल। ना। अब ऐसे में अगर विपक्ष क्या करेगा? आप कोई भी घटना होती है तो उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया जाता है विपक्ष राजनीति कर रहा है। विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। कोई मर्डर होता है, कोई पॉलिटिकल कुछ होता है, कहीं पे कोई दंगा होता है, चाहे वो बहराइच का हो, चाहे वो कहीं का हो, अगर कोई चीज होती है तो कहते हैं पॉलिटिकली इसको ले रहे हैं, इसको पॉलिटिकल नहीं लेना चाहिए। कहीं चाहे वो आपका अभी जो हाल फिलहाल हुआ बहराइच वाले में जो हुआ, उसके बाद विपक्ष जाना चाह रहा था। आपका जो ये हुआ अभी जिसमें मुसलमानों का पूरा 5 बच्चे मरे, वहां पे हुआ, वहां भी विपक्ष जाना चाहता, नहीं जाने दिया गया, न राहुल गांधी को, न अखिलेश यादव को। 10 तारीख तक रोक लगा दी थी, उसके बाद कोई गया भी नहीं, क्या गया पता ही नहीं चल रहा। तो बिल्कुल। सरकार जब इस तरह से निरंकुश, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम होता है कि इन मुद्दों, सरकार के खिलाफ बोलना,
और सरकार को उसको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, हमसे गलती हुई, आपने मुझे दिखाया, मैं अब इसको ठीक करूंगा। एक स्वस्थ लोकतंत्र यही होता है जो अब तक चला आ रहा था। लेकिन ऐसे लोग जब बैठ जाते हैं कुर्सी पे, तो फिर वो एक पक्षीय कार्रवाई करते हैं, जो सुनने में थोड़ा-सा आपको लगेगा कि खराब है, लेकिन जब लोकतंत्र की आप बात करेंगे तो लगेगा कि लोकतंत्र ध्वस्त हो गया है। आप अच्छा जब मुकुल जी, अगर जी, जी, जी। अगर हम राज्यसभा के दृष्टिकोण से बात करें, तो जो राज्यसभा के सभापति का इतिहास रहा है, बड़ा एक मतलब स्वर्णिम इतिहास है उन लोगों का। और ऐसे-ऐसे भारत के राजनेता उस कुर्सी पे बैठे हैं, जिनकी निष्पक्षता को लेकर कभी सवाल नहीं उठाया, कभी संदेह किसी ने भी, विपक्षी दलों ने भी नहीं उठाया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम अगर चाहे हम लें, शंकर दयाल शर्मा जी का नाम लें, चाहे वेंकैया नायडू, जो बीजेपी के खुद के बड़े कद्दावर नेता थे, उन्होंने सभापति का कार्यभार वेंकैया नायडू भी रहे हैं उस पर। नजमा हेपतुल्ला रही हैं। और अगर हम बात करें, भैरव सिंह शेखावत रहे हैं, जो भाजपा के बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान के। तो तमाम ऐसे बड़े-बड़े नेताओं ने उस सभापति को, उसकी पद की गरिमा को बनाए रखा अपने कार्यकाल में। और राजीव गांधी कार्यकाल में सबसे बड़ा बहुमत था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उस राजीव गांधी सरकार में। उसके बावजूद भी सभापति पे राज्यसभा या लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति विपक्षी दलों ने कहीं भी एक अविश्वास अपना प्रकट नहीं करा। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां, जो इतना स्वर्णिम इतिहास रहा है सभापति के कार्यकाल का, चाहे लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यकाल का। और वर्तमान में अगर हम देखें, मोदी जी भी लगातार तीसरे कार्यकाल में लगातार बहुमत में रहे हैं। इस बार हालांकि गठबंधन की सरकार है उनकी, लेकिन जिस तरह से सभापति जो चेयर है, उसका जो व्यवहार रहा, उससे विपक्षी दल लगातार असंतुष्ट हैं। तो अब विपक्षी दलों की अगर बात को सुन लिया जाए, उनके जो मुद्दे हैं उस पर अगर बहस हो जाए, तो क्या समस्या, क्या दिक्कत है सरकार को? देखिए सरकार को दिक्कत तब आती है जब उनके ऊपर प्रश्न लगता है, उनके कार्यशैली पे प्रश्न लगता है, किसी की मदद, फिर वही सारी चीजें आ जाती है वापस। पूर्व का इतिहास जिन जिन लोगों का आपने नाम बताया, वो विपक्ष की इज्जत करते थे, उनके साथ बैठते थे, उनके साथ चर्चा करते थे और अपनी कमियों को देखते भी थे। जो पूर्व की सरकारें थी, 2014 की बात करें, वो कांग्रेस तक में ये हाल था कि अगर कोई बीजेपी का सीनियर नेता जाता था तो उसकी बात सुनी जाती थी और 10 में से 7 काम होते भी थे। जो एकदम नहीं होने लायक है वो एक अलग बात हो गई, लेकिन विपक्ष को इतनी इज्जत मिलती थी। लेकिन नहीं, अब नहीं है। अब ऐसा है कि अब एक दूसरे को, जैसे जब आपकी पार्टी का मुखिया ही अगर ये बोलने लगे कि अब की बार कांग्रेस साफ, तो जब यही बोले कांग्रेस मुक्त भारत, जब इस तरह के नैरेटिव से आप सामने चलेंगे तो पब्लिक क्या सोचेगी? सोचिए हो क्या रहा है आज की डेट में। आज की डेट में मंदिरों, मस्जिदों, इन्हीं सब का काम चल रहा। ना कोई रोजगार की बात कर रहा है, ना कोई आपका, और जिनकी नौकरी थी उनकी नौकरी छूट भी रही है। और मैं तो कहूंगा, देखिए आईटी सेक्टर हो चाहे भी, आपकी जब अगर मान ली कहीं 2000 जॉब आती है तो उसको प्रोपोगंडा किया जाता है कि फलानी कंपनी 2000 जॉब ला रही है, लेकिन 2000 जॉब वास्तव में क्या टेबल पे आती है? अडानी इतने बड़े ग्रुप है, उनके 48,000 टोटल वर्कर्स हैं। 48 टू 52,000 के आसपास है इनके पास। और जबकि वो देश दुनिया के दूसरे नंबर पे पहुंच गए थे। वही रिलायंस है, उनके लाखों में है संख्या। टाटा है, उसका लाखों में संख्या है, वो उनसे बहुत नीचे है। लेकिन आप दे क्या रहे हैं? आप क्या बैंक से कर्जा लेके, क्या इनकी कुंडली अगर देखी जाए तो ये तो सिर्फ आप एक ये कहिए कि जैसे हमारे यहाँ परजीवी होता है कि बाहर से पैसा लेके, बैंकों से पैसा लेके इन्वेस्ट, कोई नया प्रोजेक्ट आता है वो बैंक में एक आरबीआई में डालते हैं, किसी बैंक के थ्रू लोन लेते हैं, लोन लेके काम कर रहे हैं। शेल कंपनीज की पहले भी बात हो चुकी है। तो ऐसे में इन लोगों को बचाने के पीछे मकसद क्या रहता है? और राजनीति बहुत शुद्ध और साफ मानी जाती थी कि ठीक है, हम आपके दुश्मन हैं लेकिन आपका सम्मान करते हैं, एक वार्ता तो हम लोग के बीच में होगी। हमारे आपके बिल्कुल नहीं मिलते, आपके आपका बिल्कुल सिद्धांत अलग है, हमारा सिद्धांत अलग है, लेकिन अगर हम संसद में हैं, अगर हम राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में, तो एक गरिमा होती थी। आप मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। अब तो सामने-सामने एक दूसरे को पहचानना बंद कर देते हैं लोग। कटुता बहुत पैदा हो गई है आपस में। तो ये कटुता कहाँ ले जाएगी देश को भाई? इसका अंत कहाँ होगा? इसका अंत क्या? जिस तरह से आज आप जयपुर का देखिए, आज आप जौनपुर में कहा गया कि मंदिर था, उसको मस्जिद की, उसमें कहा है कि ये मस्जिद खुल गई है, और ये जो है अटाला या अटाना मस्जिद थी कोई, उसमें कह दिया ये मंदिर था। अब ये उसमें लोअर जुडिशरी ऑर्डर कर रही है कि आप इसका क्या कहते हैं, जाइए वो करके आइए, सर्वेक्षण करके आइए। तो आप लगातार देखिए, आगरा हो, मथुरा हो, आपका संभल हो, आपका जयपुर, वहां पे वो मीर की वो मजार जो है राजस्थान में, उस तक पे अब प्रश्न उठने लगे हैं। तो जाहिर बात है कि जब इतिहास आप उठाएंगे, आपके ही पूर्वज थे, हमारे आपके पूर्वज थे जो गुलाम रहे।
और जब आप आजाद हो गए हैं, तो वो जो लोग देश छोड़ के नहीं गए, वो किस देश के हैं फिर? जिस तरह से कटुता घोली जा रही है, आप कहते हैं हिंदू धर्म सबसे बड़ा है, बिल्कुल ठीक बात है, हिंदू धर्म सबसे बड़ा है। तो क्या दूसरे धर्मों की इज्जत करना छोड़ दीजिए? और जो आज से 300 साल, 400 साल, 500 साल पहले किसी आक्रांता, मैं शब्द यूज करूंगा, आवाज बंद हो गई। दिया और किनारे करके आपने उसपे मस्जिद बना दी, तो आज 500 साल बाद क्या हमारी ये जनरेशन उसपे कुछ वो देगी? उसमें मर्डर होंगे, तो मुकुल उसमें जी, ये गोलियां बात यही है, चलेंगी। मुकुल जी बात यही है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या ये ज़रूरी हैं ऐसे मुद्दे? जबकि बात होनी चाहिए रोज़गार की, शिक्षा की, चिकित्सा की, आज जो आज आम आदमी के आज मूलभूत कोई मुद्दे हैं, उन पर डिस्कशन होना चाहिए। उनकी जगह वो डिस्कशन हो रहा है इन मुद्दों पर जो जिनका एक आम आदमी के जीवन से हम देखें सरोकार से कोई ज़्यादा वास्ता नहीं है। उसका वास्ता है उसकी शिक्षा से, दुर्भाग्य उसकी यही, चिकित्सा से, उसके रहने-सहने की जीवन शैली से, महँगाई से, रो बेरोज़गारी से, मतलब इन चीज़ों को पे बहस अगर स्वस्थ बहस हो, पक्ष और विपक्ष मिलजुल के इनके हल निकालें, बैठ के समाधान करें, कैसे आम आदमी को हम राहत दे सकते हैं, उन पे मुद्दे क्यों चर्चा क्यों होने में क्या दिक्कत आती है? प्रशांत जी आप खुद सोचिए कि आप पिछले 2 महीने से आप उठा के देख लीजिए, 3 महीना देख लीजिए, जब से नई सरकार, केंद्र सरकार बनी है, उसके बाद से रोजगार और उसको लेके कितनी बार प्रधानमंत्री जी बोले हों, चाहे उनके वित्त मंत्री बोले हों, क्या कितनी बार बोले हैं। और वहीं आप हिंदू मुस्लिम देख लीजिए, मंदिर मस्जिद देख लीजिए, उन सबका अगर कोई काउंटडाउन कर ले कि कितनी बार मंत्रियों ने भाषण दिया, और जो भाषण दिया, मैं सेंट्रल मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं, अगर उसमें आप देख लेंगे तो बमुश्किल 0 आएगा। वो तो ये छोड़ दीजिए कि फलानी जगह जॉब लगी तो वहां के पत्र बांट दिए गए, कि नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। ये तो एक वो तरीका है जहां पे लोक सेवा आयोग है, अपना हर राज्य का अपना आयोग है, वो जो नौकरी निकाल रहा है वो तो सरकारी नौकरी हो गई। लेकिन बाकी नौकरियों में कितनी आ रही है? अगर कहीं 2000 आती है तो इतना बड़ा राज्य है, कोई भी राज्य आज की डेट में 2.5 करोड़ सबकी आबादी है। जो बड़े राज्य है वो हमारा उत्तर प्रदेश है, 25 करोड़ के आसपास आबादी है। उसमें 1500 2000 नौकरियों में अगर नियुक्ति पद बांटे जाते हैं तो कितने बड़े राहत मिलेगी किसको? अगर आप प्राइवेट जॉब्स में भी अगर आते हैं आप और इन सब की बात करने वाला है कौन? भाई आने वाले टाइम में इनको दिख रहा है भी हमारे यहाँ दिल्ली में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, राजस्थान में कुछ दिन बाद चुनाव होगा। तो यहाँ पे तो चीजों को अब इस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है ना, तो वो चीजें जब तक बीजेपी ही एक मेन है, जब तक इनके नेताओं को ये चीजें नहीं समझ में आएंगी कि कुर्सी से आगे भी कुछ है। आप कुर्सी के चक्कर में अगर दो समुदाय में वास्तव में इस तरह से विद्वेष पैदा करेंगे और एक दूसरे पे विश्वास उड़ जाएगा, तब क्या होगा स्थिति? ये देश तो हमारा वही जा रहा है 1947 वाला। आप अलग करके क्या अलग देश बनाना चाहते हैं, या फिर आपको उनको दबा देते हैं? हाईकोर्ट के जजेस, जब आप बताइए, अभी जो एक यादव जी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज का एक जो शब्द हाँ, बड़ा यूज किया, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाई एक संवैधानिक पद हाईकोर्ट पे जज, बैठे लोग अगर ओपनली इस तरह से बात करेंगे, अपनी बात रख रहे हैं, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये तो। देखिए नेता बोलता है प्रशांत जी तो समझ में आता है, लेकिन एक हाईकोर्ट का जज, एक सुप्रीम कोर्ट का जज इस तरह के शब्द नहीं यूज कर सकता। उन्होंने कटमुल्ला बोला, बोला कि ये शब्द गलत है। हाँ, कह भी रहे हैं तो कह भी अपने रहे हैं आप साथ को, में, शब्द गलत है ये। हाँ, कि हम आपको गाली भी दें और उसके बाद हम कह दें गाली गलत है। मतलब तो कितना ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज, स्थिति है ये, चिंतन तो कितनी चिंता की बात है कि अगर संवैधानिक पद पे उससे बैठे हुए, जिनसे ये न्याय की वही उम्मीद है, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रशांत जी, ये वही जज हैं जो चलती नौकरी से इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन करते हैं या कोई भी पार्टी ज्वाइन करते हैं, जो इनका माइंडसेट होता है उसके बाद लोकसभा पहुंच जाते हैं। इन्हीं जजों को चूज चूज किया जाता है कि इनके आप वैसे केस लगाए जाए जो विवादित हो, जिससे एक चर्चा का विषय बने। मैं इससे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉग्निजेंस में लिया है, और चाहे वहां पे बड़े बड़े जो बार काउंसिल है और उन सब ने भी लिख दिया है कि इस जज के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन आप बताइए हाईकोर्ट के अंदर संघ का कार्यक्रम कराने की जरूरत क्या थी? आज संघ करा रहा है, कल समाजवादी पार्टी करा सकती है, सही बात, सभी करा सकते हैं फिर तो, परसों जब फिर, एक को मौका मिल और गया तो भाई ये दूसरे तो को भी विंग है करेगा। ना। हाँ, उनकी भी अपनी कई विंग है, लोहिया है, कई चीजें हैं। तो चीजों को, इन सब चीजों को बहुत गंभीरता से जनता को देखना चाहिए। अभी बीजेपी 240 पे आई है, और अगर इसी तरह से करेंगे तो देश में सिर्फ विवाद बढ़ेगा, और आपस में जो वैमनस्यता है,
चाहे वो आप हिंदू मुस्लिम कहिए, चाहे आप उसको क्रिश्चियंस में कहिए, सब कुछ करिएगा, कुछ नहीं होने वाला सिवाय दंगे के। यहाँ पे नहीं, ये विवाद दोनों ही आपस बढ़ना है, में विवाद ही लड़ेंगे। बढ़ना है, वैमनस्यता ही पैदा होगी, कटुता ही पैदा होगी इन बातों से। बिल्कुल, बिल्कुल, तो अच्छा, बिल्कुल। आम और वो जनता की, अगर आम जनता की बात करें मुकुल जी, क्योंकि आप भी लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के जो विमर्श हैं उसको जानते भी हैं, समझते भी हैं, तो लगातार जो आम आदमी के जो सरोकार हैं, क्या आम आदमी जब वोट देने जाता है उनको सोचता नहीं है क्या बिल्कुल भी? केवल धार्मिक मुद्दों पे या जातिगत मुद्दों पे आधार पे ही वो अपना वोट देकर अपना इतिश्री कर लेता है अपने कर्तव्य की। तो उसे ये नहीं लगता है कि अगर मैं वोट दे रहा हूँ तो मेरे जो सरोकार हैं, जो मेरे मुद्दे हैं असली, उनके आधार पे मैं अपना प्रतिनिधि चुनूँ या सरकार चुनूँ? क्या उसे इसकी गंभीरता का एहसास क्यों नहीं होता आम आदमी को? देखिए, आम आदमी जो है, देखिए वो अपनी वैसे इतनी परेशानियों से जूझ रहा है, जिसको दाल-चीनी सवेरे से लेके घर चलाना रहता है, बिजली का बिल कोई देने नहीं आता है, कोई गवर्नमेंट नहीं देती है। अगर गवर्नमेंट कहती है हम आपका बिजली का बिल माफ करा देंगे, हम आपको इतना रुपया कैश आपके उसमें डाल रहे हैं, तो ये जो जिसको हम लोग रेवड़ी कल्चर कहते थे, शुरुआत की थी केजरीवाल ने, उसके जी, बाद बीजेपी ने पकड़ा और लगातार उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लाडली योजना में भी पैसा बढ़ा, महाराष्ट्र में भी नई चीज आ गई, पैसा बढ़ा, कांग्रेस भी किया। तो जब इतना सब लोग कर रहे हैं, तो जाहिर बात है ये तो एक कल्चर ऐसा आ गया कि ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। प्रशांत जी हर महीने आपकी वाइफ को और आपकी बेटी को 5,000 रुपए देंगे, सरकार देगी। तो जाहिर बात है एक 10,000 रुपए का अमाउंट आपके लिए कुछ ना सही हो, बात है। लेकिन आप एक स्तर नीचे के लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट हो गई ना। अगर आपके यहाँ 3 महिलाएं हैं तो उनको तो अगर मान ली 2,500 भी जोड़े तो 7,500 रुपए है। तो एक जो लोअर और लोअर के हल्का सा ऊपर वाला, मैं मिडिल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो और पिस्ता कौन है, उनकी तादाद सबसे बड़ी है। जैसे अगर दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली में 72-73% लोग ऐसे हैं जो निचले स्तर के हैं, जिसको केजरीवाल ने कब्जा कर रखा है। और बीजेपी में जो लोग हैं वो माइंडसेट वाले 20-25% है। तो आप इन दोनों को जोड़िए तो बीजेपी, जाहिर बात है अगर मान लीजिए कुछ बीजेपी गेन भी करती है तो क्या वो सरकार बना सकती है। लेकिन हम लोग आज जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि इस तरह की जो चीजें होती है वो सरकार करती है, और इस पद पे बैठे लोग उनको प्रेशर देते हैं कि हम हैं, आपने मुझे ये पद दे दिया, हम आपकी सेवा करेंगे। जब तक इस माइंडसेट से आदमी नहीं निकलता, ये चीजें बढ़ेंगी। और जाहिर बात है जो दाग लगा है संसद में, भाई अविश्वास प्रस्ताव पास हो नहीं हो पाएगा, इट डजंट मैटर, लेकिन जो चीज आ गई है वो चीज तो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। देखिए, इतिहास में दर्ज हो गया कि पहली बार पहले सभापति एक ऐसे बने जगदीप धनखड़ जिनके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो इतिहास और में दर्ज इनके होएगी। जाने के बाद और इनके जाने के बाद इनके कार्यकाल का आकलन भी होगा, वो हम ही आप करेंगे कि कब कब इन्होंने इनका विपक्ष का मुंह बंद कराया, कितनी बार पक्ष को सत्ता पक्ष के ऊपर इन्होंने प्रहार किया, तो शायद जीरो निकलेगा। जी। अच्छा मुकुल जी, एक बात और महत्वपूर्ण है कि आपने भी विभिन्न कालखंड देखे हैं राजनीति के, विभिन्न सरकारों के कार्यकाल आपने बखूबी देखे हैं, बहुत अच्छी तरह देखे हैं। तो विभिन्न पूर्ववर्ती सरकारों की बात करें, अगर उनमें भी इस तरह की चर्चाओं को हमेशा मतलब डिबेट पे रोक लगाई जाती है, तमाम तरह की व्यवधान डाले जाते हैं सत्ता पक्ष के द्वारा ही, अगर जैसे वर्तमान में हम देखते हैं, तो चाहे बोफोर्स का मुद्दा रहा हो या 2G का मुद्दा रहा हो, कोल का मुद्दा रहा हो, कोल जो आवंटन के मुद्दे थे, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली की स्पीच सबको ध्यान है, कैसे वो मुखरता के साथ पार्लियामेंट में, राज्यसभा में बोला करते थे वो लोग। अगर वो उस समय भी सरकार अगर इन चीज़ों पर बंदिश लगा देती, किसी को रिकॉर्ड में नहीं जाने देती, तो क्या उन चीज़ों का आज लोग उन आर्काइव निकाल पाते पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स में से, उन्हें सुन पाते, जो आजकल एक अडानी कहते हैं तो उनका रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। तो ऐसा क्या मामला हो गया कि बिल्कुल कोई बात डिबेट रिकॉर्ड में नहीं जाती है, शब्द इतनी सारी शब्दों पर उन्हें हटा दिया जाता है रिकॉर्ड से। तो अगर पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल देखें और वर्तमान के दौर देखें, इसमें क्या मूलभूत अंतर क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, अंतर ये है कि दोनों का कालखंड अलग था, तब की राजनीति अलग थी, तब सत्ता के लिए इतनी लोलुपता नहीं थी। हर पार्टी चाहती है कि सत्ता में आए, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बसपा हो, कोई भी पार्टी ऐसा नहीं सोचती कि हम लड़के दूसरे तीसरे नंबर पे रहे। तो जब आपको सत्ता कुर्सी पाना है तो कुर्सी के लिए आप कुछ करते थे और विपक्ष का सम्मान करते थे। असल में वो सम्मान ही जब खत्म हो गया तो अब ये 1-to-1 फाइट हो गई। जैसे WWE में आप देखते हैं, वर्ल्ड रेसलिंग एसोसिएशन जो है इनकी, अगर आप कभी चलाते होंगे तो एक दूसरे को किसी भी तरह गिराना, चित्त करना ही काम होता है। वहां कोई मानवता नहीं रह जाती,
वहां कोई ये नहीं रह जाता कि इसको चोट लगेगी, कि इसको क्या फील होगा, इट डजंट मैटर। वहां पे बस उसको पटक के और 3 बार ठप 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 अगर वो कर देता है रेफरी, तो आप जीत जाते हैं। यही सेम राजनीति में हो गया है। आप इतना गंदा बयान दीजिए कि अगला उसके बाद बोलने के लायक ना बचे, उसको ऐसे ऐसे चीजों में फंसाइए। सोनिया गांधी का कहना, जोर शोरों से बात करना, कोई उसका रिकॉर्ड है आज की डेट में? आपके ऊपर तो नहीं, कोई फिर भी आप ना आरोप लगा मुकदमा सकता दर्ज करो ना। बात ये है कि सरकार आप हो, मुकदमा दर्ज है। करो नहीं जोर-शोर होगा से खिलाफ, प्रशांत जी, नहीं होगा। एक्शन लो, कानूनी कार्रवाई करो, अमेरिका से प्रत्यावर्तन करो उसका, ये ये लेके सिर्फ आओ, उठा के लाओ। अडानी के क्यों करो? खिलाफ अगर चार्जशीट लगती है और एफआईआर होती है और आपका वारंट निकलता है, तो क्या जॉर्ज सोरोस के खिलाफ नहीं निकल सकता भारत? करो, सरकार आप भारत हो, कहाँ पे करो मुकदमा उस पे, गृह करो एक्शन। मंत्रालय, अमित शाह जी के अंडर में है। अमित शाह जी चाहे 2 मिनट में दिल्ली के किसी थाने में एफआईआर हो जाएगी, और सही देश बात है। विरोधी गतिविधि और सत्ता को गिराने, भारत के दुश्मन सारे आरोप लग जाएंगे। और गंभीर लगने के आरोप है, बाद गंभीर बात है ये, बहुत गंभीर भाई बात है ये। भाई हमारे भी सरकार इसमें एक्शन क्यों नहीं प्रधानमंत्री, ले रही? आश्चर्य है। देखिए हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश की एक स्थिर सरकार है। ऐसा भी नहीं अस्थिर कह सकते कि उनके पास 1-2 का अंतर होगी, कभी गिर जाए। वो बाकायदा चल रही है। अगर उस सरकार को गिराने के लिए कोई व्यापारी ऐसा काम कर रहा है, तो उसको तत्काल प्रभाव से उसके ऊपर वारंट होना चाहिए और एफआईआर होनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? सोनिया गांधी अगर उसके साथ थी, तो आप उन चीजों को लाइए सामने देश के। खाली वर्बली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होता ना। ठीक बात है। चाइना से जाते हैं, फंड लेके आते हैं, कितना फंड दिया गया, और जब कभी दिया भी गया होगा, तो किस उसमें दिया गया, किसी एनजीओ को दिया गया, उस एनजीओ की आप भूमिका तय करिए। वो पैसा कहाँ गया, किस एरिया में खर्च हुआ, उन्होंने खुद खर्च कर लिया कि उन्होंने कहीं पे समाज के कार्य में खर्च किया? तो ऐसी चीजों पे अब धीरे धीरे लोगों की देखिए जागरूकता बढ़ रही है। इसी का हश्र है कि देखिए महाराज जीतना तो सब एक रेवड़ी कल्चर था, लेकिन जब आप केंद्र की बात करते हैं, तो वही इन्हीं सब चीजों के चक्कर में 240 पे आगे सिमट गए। तो विपक्ष को, अगर विपक्ष एकजुट रहता है तो जाहिर बातें रहेगा, और बीजेपी तो बीजेपी है, बीजेपी अपने हिसाब से काम करेगी। बिल्कुल, और बिल्कुल। इसमें भी धनखड़ के मामले में भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हुँ, इससे देश की छवि पे, क्योंकि ये सब इंटरनेशनल मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं, इन सब चीजों को बाहर भी ले जाते हैं कि देश, भारत, इंडिया में ये चल रहा है। इंडिया में जो सबसे टॉप हमारा लोकसभा है, उसके बाद जो राज्यसभा आती है, दोनों जगह से बिल आते हैं, दोनों जगह से पास होते हैं, बिना दोनों के कोई बिल पास नहीं हो सकता। फाइनली जब होता है कि ठीक है आपका ज्यादा है, लेकिन उसकी मेन चेयर पे अगर क्वेश्चन मार्क लगता है, तो पूरे सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क लग जाता ठीक है। बात। तो ये चीज बहुत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का नाम इस बिल्कुल। तरह से बदनाम हो रहा है। जी। बिल्कुल सही कहा आपने, देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है सदन के अंदर कि विपक्ष लामबंद हो गया है सभापति के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। तो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें कि बड़ा इतिहास, बड़ा स्वर्णिम इतिहास है भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का। अलग-अलग पार्टियों के सभापति रहे हैं और बड़ी गरिमा के साथ उन्होंने सदन की कार्रवाई चलाई है। पक्ष विपक्ष दोनों को विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने सहमति के टेबल पर भी लेके आए हैं। तमाम तरह गतिरोध, बड़े-बड़े गतिरोध हमने देखे हैं सदन के अंदर, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो। उसके बावजूद भी सदन के जो पद पे बैठे हैं, चेयर जिन्होंने सुशोभित किए हैं, उन्होंने दोनों पक्ष और विपक्ष के बीच में एक तालमेल बनाने का भरसक प्रयास किया है। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से व्यवस्था बनी हुई है, उसमें तमाम तरह के आरोप चेयर की तरफ लग रहे हैं। तो ये बड़ी गंभीर स्थिति है। और मुकुल जी से आपने पूरे विषय को बड़ा बताया, अच्छी तरह से परिभाषित किया। मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में लोकसभा और चाहे राज्यसभा दोनों के सदन का माहौल बहुत सौहार्द वाला बना रहे, पक्ष और विपक्ष के बीच अच्छी बहस हो, जिससे कि राजनीति को समझने वाले, राजनीति में जाने वाले युवा पीढ़ी के जो लोग बच्चे हैं, जो राजनीति को कैरियर बनाना चाहते हैं या राजनीति शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अच्छे-अच्छे डिबेट, सारगर्भित डिबेट वहाँ हों, जिससे कि अच्छा विषय को समझने का मौका मिल सके आज की युवा पीढ़ी को भी हमारी। इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं और मैं आपका बहुत-बहुत आभार और बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारी दर्शकों के सामने बहुत अच्छी चर्चा प्रस्तुत की। बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही समाज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।